Assalamualaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Beta, I'm here with the same topic, which is agricultural development of Pakistan. Inshallah, in this session, I will continue the rest of the slides, which we have not discussed in the previous session. This session is of your fifth one session. So let me start it first. Defective agricultural market. Till in that slide we have discussed in the previous session, but again I want to explain it again, and then we'll start the another one slides. ओके तो बेटा डिफेक्टिव एग्रीकल्चरल मार्केट जो होती है वो क्या होती है, वी हैव डिस्कस्ड इट. इसमें जो है डिफरेंट जो है सिनारियोज हमारे पास है, डिफरेंट रीजंस होते हैं जिनकी वजह से एक एग्रीकल्चरल मार्केट जो होती है वो इट बिकम्स अ डिफेक्टिव मार्केट. और वो रीजंस क्या होते हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं, वो हम आगे इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते हैं. Here are the some causes, which is the causes of low productivity rate in the agricultural marketing. ठीक है. डिफेक्टिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो होती है बिकम्स अ काउज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी रेट. ठीक है. इसमें सबसे पहले है 40% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज वेस्ट इन मार्केटिंग. ठीक है. जो एक डिफेक्टिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होती है बेटा, वो क्यों होती है डिफेक्टिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपने जो भी आपके फार्मर्स ने इतनी हार्डली एफर्ट के बाद जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करके आपको एग्रीकल्चरल के प्रोडक्ट प्लेस किए होते हैं फॉर मार्केटिंग इट, तो उसमें से 40% तो वेस्ट हो जाते हैं मार्केटिंग के ड्यूरिंग ड्यूरेशन में. ठीक है. तो ये भी एक डिस्करेज करता है हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल को कि आपके फार्मर्स ने जो 100% प्रोड्यूस किया था उसमें से 40% तो वेस्ट हो गए. ठीक है. 40% वेस्ट होने का मतलब ये कि उसकी अमाउंट तो उनको मिलेगी ही नहीं. वो जो वेस्टेज है वो इकोनॉमी में सर्वाइव करने के लिए जो पॉपुलेशन है उनको तो यूटिलाइज करेगा नहीं. ठीक है. तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्करेज करता है, लो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है. ठीक है. डैमेजेस ड्यूरिंग पिकिंग, हार्वेस्टिंग एंड पुअर प्रैक्टिसेस. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि ट्रेनिंग की, टेक्नोलॉजीज़ की, न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा नीड है हमें. तो इसी तरह से जो हम प्रीवियस ओल्ड मेथड्स यूज़ करते आ रहे हैं उसमें जो पिकिंग, हार्वेस्टिंग और पुअर प्रैक्टिसेस जो हमारी प्रीवियस एरा से होती चली आ रही हैं, अभी तक स्टिल हम उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं. तो ये भी बहुत ज़्यादा हमारे जो प्रोडक्टिविटी लेवल है उसको डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि पिकिंग करते वक्त भी काफ़ी डैमेजेस होती है प्रोडक्शन की. जो भी हमारे पास प्रोडक्टिविटी चीज़ें हैं, क्रॉप्स हैं, वो तमाम चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही होती हैं. पुअर प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हैं. किसी को कोई ट्रेनिंग है नहीं, लेकिन उसको जो है फार्मर बीइंग अ फार्मर जो है वर्क करने को बोल दिया या मिडिल मैन चूज़ कर लिया. तो इसमें क्या होता है, आपके पास डैमेज हो जाती है, ये जो पुअर प्रोडक्टिविटी जो होती है वो रेज होती है. ठीक है. लो मार्जिन, सीजनैलिटी एंड हाई पेरिशेबिलिटी बीइंग द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द इंडस्ट्री. द access to seed capital and working capital is not easy. अच्छा, होता है क्या है यहाँ पर कि डिफेक्टिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के थ्रू क्या होता है, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्करेज होते हैं. ठीक है. उनकी लो मार्जिन हो जाती है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो कम से कम होने लगती है. सीजनल जो हमारे पास प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है. और वो हाई पेरिशेबिलिटी अगर हो, अगर लाइक मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी टोमेटोज़ की, अभी भी मैं वही दूंगी आपको. तो पेरिशेबल आइटम है ये. ठीक है. ये भी आपको चाहिए कि मार्केटिंग करते हुए जल्द से जल्द जो है एज सून एज पॉसिबल इसको जो है वो सेल आउट कर देना चाहिए. बट क्योंकि अगर मार्केट जो है एग्रीकल्चरल मार्केट वो डिफेक्टिव है, तो यहाँ पर पेरिशेबल आइटम्स जो होते हैं वो भी ऐसे के ऐसे डमी रखे रह जाते हैं और उसके बाद वो जो है रोट होके वेस्ट हो जाते हैं. ठीक है. नो स्टोरेज फैसिलिटी, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिफेक्टिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. वेयर हाउसेस की लैकिंग होना. तो जब वेयर हाउस नहीं होंगे तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऐसे ही जब रखे हुए होते हैं तो 40% क्या उससे ज़्यादा भी रेशो इंक्रीज हो सकता है वेस्टेज का. पुअर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी. बेटा हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है. ठीक है. जब हम जो है वो फील्ड से या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर एरिया जो होता है हमारा कल्टिवेटेड एरिया, वहाँ से जब मार्केट तक उसको प्लेस करते हैं, इस ड्यूरेशन में भी हमारे पास जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी रोड्स हैं वो बिल्कुल भी जो है प्रॉपर नहीं है. वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रॉयड हुई हुई हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपको ट्रांसपोर्ट की जो इश्यूज होते हैं वो भी फेस करने पड़ते हैं.
नो ग्रेडिंग पैकिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा, होता ये है कि आप यहाँ पर अगर पैकिंग स्टैंडर्ड ना हो, ग्रेडिंग नहीं दी हुई हो, तो उससे क्या होता है कि बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बहुत लो प्राइजेस में जो है सेल आउट हो जाता है, और समटाइम बहुत लो प्राइस क्वालिटी का प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत हाई प्राइजेस में सेल आउट हो रहा होता है, ठीक है। तो जब तक ये ग्रेडिंग नहीं होगी आपकी कमोडिटीज की, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की पैकिंग नहीं होगी, स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया होगा, तो पता कैसे चलेगा, हाउ कम टू यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज सम स्टैंडर्ड और वैरायटी, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने हैं, लॉस इतने होते हैं, लोगों को जवाब इतना देना पड़ता है हर जगह जगह हर स्टॉप पे, कि उससे भी डिस्करेज होती है कि डिफेक्टिव एग्रीकल्चरल मार्केट जो होती है फिर वो प्रोमोट होती है। पाकिस्तानी ब्रांड ऑफ प्रोसेस्ड फूड आर येट टू बी एस्टैब्लिश इन द इंटरनेशनल मार्केट। पाकिस्तानी जो फूड है हमारे पास प्रोसेस्ड फूड, वो अभी तक जो है इस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुए इंटरनेशनल मार्केट में। जैसे आप देखोगे कि केन फूड्स वगैरह जो है डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो उनके ब्रांडेड जो भी केन फूड्स होते हैं वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं। हम लोग अभी भी इस फैसिलिटी से जो है बिल्कुल जो है वो पीछे हैं, बैकवर्डनेस पे हैं। हम प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं उसको अभी तक इस्टेब्लिश सही से नहीं कर पाए हैं ताकि हम वो इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं। और जिससे फिर बेटा ये होगा, अगर हमने इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए तो हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो जो है वो कम होगा, और हमारी एक्सपोर्ट जब बढ़ेगी तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जो है वो स्टेबल होगी, वो बैलेंस में आएगी, ठीक है, फेवरेबल होगी। कंपटीशन विद इम्पोर्टेड गुड्स इन द वेक ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। अच्छा, कंपटीशन जो होता है हमारे पास इम्पोर्टेड गुड्स का, ठीक है, कि बाहर ममालिक के गुड्स जो हैं उनसे हमें क्या करना है, कम्पीट करना है, सही है। तो ये इस चीज़ की भी बहुत लैकिंग है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है। जबकि हमारे अगर कंट्री में देखा जाए तो हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। हम चाहें तो सबसे प्रोमिनेंट जो है वो प्रोसेसर फूड्स कंट्री की जो है लिस्ट में हमारा नाम हो, बट जो है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वी आर अनेबल टू बिकम लाइक इन दैट वे। नाउ द लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑर्गेनाइज होने की भी बहुत ज़्यादा लैकिंग है। द मार्केटिंग फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इन पाकिस्तान आर स्टिल फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री लेवल। जो मार्केटिंग फैसिलिटी है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा जो है वर्स्ट है हमारे यहाँ, कोई सेटिस्फैक्ट्री लेवल नहीं है यहाँ पर। जब भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसमें, ऑर्गेनाइज लेवल नहीं है। होता ये है कि सीजनल वाइज जो हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उनकी प्राइजेस भी इंक्रीज होती हैं, डिक्रीज होती हैं। इसके अलावा कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है इसकी, कोई वेयर हाउसिंग नहीं होती, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती। सेकेंड वन इज आर कल्टिवेटर कैन नॉट गेट जस्ट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस ड्यू टू डिफेक्टिव मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे जो फार्मर्स हैं सबसे ज़्यादा वो इफेक्टेड हैं इस इशू से, डिफेक्टिव मार्केटिंग के इशू से, क्योंकि हमारे यहाँ जो फार्मर्स जो 100% अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके मार्केट तक पहुंचाते हैं वो उसमें से 40% तो वेस्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, उनकी एफर्ट्स, उनकी जो कॉस्ट होती है वो ऑलरेडी वेस्ट हो रही होती है। तो इस तरह से उनको जस्ट प्राइजेस नहीं मिलती, उनके साथ जस्टिस नहीं होता, जिससे वो डिस्करेज हो जाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। Moreover, the chain of middlemen between the producer and the ultimate consumer take a heavy share for their produce, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो मिडिल मैन का मैंने आपको सिनारियो पहले भी बताया है कि मिडिल मैन जो होते हैं जो कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो उनका प्रोडक्ट होता है वो प्लेस कर रहे होते हैं, वो अपने चार्जेस, अपने कमीशन इतने ज़्यादा हाई रखते हैं जिसकी वजह से भी हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो डिस्करेज होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं। Next is lack of participation by people, local bodies, NGOs, farmers, organization and industrial association। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, डिफेक्टिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में ये भी मसला है हमारे पास कि हमारे पास पार्टिसिपेशन की बहुत लैकिंग है, ठीक है। जो फार्मर्स के एनजीओस नहीं है, लोकल कोई बॉडी ऐसी नहीं है जो कि उस चीज़ को जो है वो मॉनिटर कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। हर कोई सिस्टम जो होता है उसको वो सिस्टम तो सेटअप हो जाता है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी होना शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसमें बेटा कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है, और वो हर वक्त की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर किसी चीज़ की कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग नहीं होगी तो वो इट विल बिकम अ वर्स्ट इन सिचुएशन, ठीक है ना।
There is some possible recommendations to become an effective agricultural marketing. क्योंकि हमारी पाकिस्तानी मार्केट इफेक्टिव है तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ यहाँ पर रिकमेंडेशन है. दे आर ट्रेनिंग ऑफ द फार्मर्स अबाउट मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट. फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाए, उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया जाए, उनको एजुकेट किया जाए अबाउट द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट और वो खुद जाके अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करें. Access to input should be made possible to maximize mechanization. ठीक है. Agro processing technologies should be introduced which help farmers to get maximum production and hence more benefits. जो ये टेक्नोलॉजीज हैं एग्रो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज जिसमें आपको डिफरेंट मशीनरीज जो होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं जो कि हेल्पफुल होती हैं फॉर द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी लेवल, वो प्रोवाइड की जाए. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी एफिशिएंट एंड फेयर टू ऑल फार्मर्स. जो यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन है, मिसलीडिंग है, मिसकंडक्शन है फ्रॉम द साइड ऑफ मिडिल मैन टू द प्रोड्यूसर और द फार्मर, उसको जो है वो रिमूव किया जाए. फार्मर्स को जो है एफिशिएंट जो नॉलेज है अबाउट द मार्केट वो प्रोवाइड की जाए. क्रेडिट प्रोग्राम शुड बी फार्मर फ्रेंडली एंड ईजिली एक्सेसिबल. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ के फार्मर्स जो हैं चूंकि वो अनएजुकेटेड होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्कैर्ड होते हैं किसी भी बैंक में जाके अपने क्रेडिट प्रोग्राम्स के लिए अप्रोच करने में. तो ऐसा कोई सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया जाए जिसके थ्रू फार्मर्स को फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले, वो इजीली एक्सेसिबल हो कि वो कहीं किसी भी जगह जाते हैं जहाँ पर उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड है तो वो वहाँ जाए तो उनके साथ फ्रेंडली जो है वो वे रखा जाए ताकि उनको हर चीज़ का पता हो और हर रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंटरेस्ट, हर चीज़ के बारे में उनको इजी लैंग्वेज में समझाया जाए ताकि वो बहुत फ्रीली होकर जो है वो क्रेडिट को की फैसिलिटी को अवेल कर सके. मार्केटिंग लिंकेजेस शुड बी स्ट्रॉन्ग बिटवीन मार्केट फंक्शनरीज एंड फार्मर्स कम्युनिटी. ठीक है, जो लिंकेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए फार्मर्स के और मार्केट के जो फंक्शन करते हैं उन सब के. होलिस्टिक अप्रोच, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल अप्रोचेस शुड बी अप्लाइड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट द फार्मर लेवल. ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच क्या कहती है, वो ये कहती है कि ऐसी को तमाम उन अप्रोचेस को कंबाइन कर दिया जाए जिनके थ्रू एक फार्मर का जो प्रॉफिट लेवल है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाए. ठीक है, अब उनमें जो भी अप्रोचेस, जो भी सिनारियोज, जो भी प्रोसेस करना है वो करें, बट मोटिव ये होना चाहिए कि फार्मर्स विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट एज दे शुड डिजायर. ठीक है ना. There is the mechanization in the agricultural development. What is mechanization? Mechanization is considered as the most important package among the other related packages of green revolution technology. The term farms mechanizations implies the use of a set of 3 types of technology in the varied farming operations by replacing human and animal labor. अच्छा, ये जो टर्म है मैकेनाइजेशन की या फार्म मैकेनाइजेशन की, वो हमारे पास टेक्नोलॉजी से आई है और एक्चुअली उसका पर्पस ये है कि वो रिप्लेस कर दे ह्यूमन बीइंग को और एनिमल्स लेबर को विद द टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये बेटा कि यहाँ पर जो है एफिशिएंट वे में काम होगा और कॉस्ट रिड्यूस्ड होगी. इसके अलावा जो है मैक्सिमम जो है प्रॉफिट अर्न करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होगी. ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेंट्रेशन और पर्पसेस हैं मैकेनाइजेशन इन द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के. और इसके अलावा जो है फार्म मैकेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो फार्म मैकेनाइजेशन इन्वॉल्व अ सेट ऑफ फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, फार्म मैकेनाइजेशन जो है उसमें 4 तरह की टेक्नोलॉजी की बात हुई है बेटा. First one is chemical technology. What is chemical technology? It relates to plant protection measures with the help of appropriate chemicals. ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो आप कल्टीवेशन कर रहे हो, जो आपने प्लांटेशन की है, जो आपने एक फार्म ओपन किया है, उसमें आपको ऐसे केमिकल्स यूज करते हुए ऐसे स्प्रेस बनाने हैं जो इंसेक्टिसाइड किलर्स हो, जो डिजीज को जो है वो रिमूव करे. ठीक है, जो प्लांट्स में डिजीज हो जाती हैं उन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए जो है केमिकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, जिसके थ्रू हम ऐसे स्प्रेस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और इन्वेंट कर सकें जिसके थ्रू जो है हम डिजीज से जो है अपने प्लांटेशन को, अपनी कल्टीवेशन को वो सेव कर रख सकें. ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, इट रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्कुलेशन ऑफ वाटर सप्लाई थ्रू ट्यूब वेल.
ठीक है। अब हाइड्रोलॉजिकल टेक्नोलॉजी जो है उसका पर्पस ये है कि ट्यूबवेल को ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप करना ताकि आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जो वाटर सप्लाई है वो मिल सके एवरी टाइम व्हेन एवर यू वांट। ठीक है ना। द थर्ड वन इज मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में मोस्टली जो है एनिमल को रिमूव करने की बात होगी, ह्यूमन बीइंग को रिमूव करने की बात होगी, क्योंकि उसके प्लेसमेंट में हम टेक्नोलॉजी या मशीनरीज को जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इट रिलेट्स टू यूज ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड टूल्स लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर, बुलडोजर्स एंड स्प्रेयर्स एक्सेट्रा। ठीक है, स्प्रेयर्स मीन्स वही जिसमें आप स्प्रे डाल के पूरे फील्ड में जो है आप स्प्रे कर सकते हो। ठीक है, बुलडोजर्स हो गए, उसके अलावा थ्रेशर्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर रही हैं विद इन द मिनिमम टाइम और इन द विद द मिनिमम रिसोर्सेज। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इट रिलेट्स टू बायोलॉजिकल साइंस, जेनेटिक, डिस्कवर्ड न्यू वेराइटीज ऑफ सीड्स एक्सेट्रा। ठीक है। अब यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, क्योंकि वो बायो से रिलेट कर रहा है उस टेक्नोलॉजी को, तो ऐसे सीड्स वगैरह जो है, वैरायटी ऑफ सीड्स जो है इंट्रोड्यूस करना या डिस्कवर करना जो कि इससे पहले कभी नहीं हुए हों, और उसको उसकी हेल्प से कल्टीवेशन करना और न्यू प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना जो है, ये भी एक फार्म मैकेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 तरह की फार्म मैकेनाइजेशन के टाइप्स थे। नाउ द रोल ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इन पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में फार्म मैकेनाइजेशन किस तरह से। ठीक है, करंटली इन पाकिस्तान अ सिलेक्टिव प्रोसेस ऑफ agricultural technology or a farm mechanization is being practiced at various levels. Since the prospect of mechanical technology are for the time being against the abundance of labor but scarcity of capital, the use of light farming machinery is being made that also are at small scale. ठीक है, अभी पाकिस्तान में करंटली पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस तो हुई है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, लेकिन उसका लेवल वो नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, और इसका एक्चुअली पर्पस ही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कि ये अगेंस्ट है अबंडेंस ऑफ लेबर के बट स्कैसिटी ऑफ कैपिटल के। ठीक है, और इसका यही मेन पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जाए, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाए विद द मिनिमम टाइम और विद द मिनिमम रिसोर्सेज। और इससे जो है कॉस्ट कर्टेल होगी। बेटा कॉस्ट किस तरह से कर्टेल होगी, लेट सपोज अगर एक फील्ड में 10 लेबर्स वर्क कर रहे हैं, तो उन 10 लेबर्स के रिप्लेसमेंट में एक मशीन अगर वर्क कर रही है, तो उन 10 लेबर्स की वेजेस जो है वो आपको नहीं देनी पड़ रही। तो इन दिस वे वी कैन से दैट इट ऑल्सो curtail the cost in the agricultural sectors. So the role of farm mechanization in Pakistan, a brief review about the use of agricultural technology or farm mechanization is being given as an under. Induction of high yield variety seeds. जैसे अभी हमने टाइप्स में बात किया था फार्म मैकेनाइजेशन के, बायोटेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस होगी उससे क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाई यील्ड वैरायटी वीड्स जो है सीड्स जो है वो यूज़ कर पाएंगे, ऐसे सीड्स यूज़ कर पाएंगे जिनसे हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही हो, प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड हो रहा हो। ठीक है, सेकेंड इज इंडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, अच्छा ये भी हमने केमिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ा था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स हों जो कि आपको खाद इस तरह की हो कि वो इजीली और बहुत जल्दी जो है आपको ग्रो अप करके दे आपकी सीड्स को, आपकी कल्टीवेशन को। इसके अलावा स्प्रेस वगैरह यूज़ करना जो कि इंसेक्टिसाइड्स किलर्स हों, डिजीज़ को रिमूव करते हों। इंडक्शन ऑफ मैकेनाइजेशन इज ऑल्सो इंडक्शन ऑफ प्लांट प्रोडक्शन मेजर्स जैसे लाइक स्प्रेस और रिमूवल ऑफ डिजीज़। इंडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन, रिसर्च, एक्सटेंशन एंड सर्विसेज। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल एजुकेशन, रिसर्च, एक्सटेंशन सर्विसेज और ट्रेनिंग ऑल्सो, क्योंकि बेटा अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो फार्म मैकेनाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजीज इन पाकिस्तान, सो यू हैव नीड टू एजुकेट योर फार्मर्स एज वेल। ठीक है, आपको अपने फार्मर्स को भी एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको ट्रेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिसर्च क्या होती है, यू मस्ट मेक देम क्लियर अबाउट इट। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि आपके अगर ये चीज़ें एक कंट्री में जो है वो सर्कुलेट हो जाएं और इस पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए, तो उस कंट्री की एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा जो है एफिशिएंटली वर्क करने लगे और प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। ठीक है,
आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन, ठीक है। अब क्या फेवर्स में है आर्ग्यूमेंट्स फार्म मैकेनाइजेशन के, उसमें नंबर 1 है एम्स ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग कैन बी अचीव, ठीक है। जब फार्म मैकेनाइजेशन हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो जाहिर सी बात है अब न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एम ही है मल्टीपल क्रॉपिंग कैन बी अचीव, ठीक है। टू ब्रिंग एरिया अंडर कल्टिवेशन विल बिकम पॉसिबल, ठीक है। वो एरियाज जो कि अंडर कल्टीवेशन थे, उसको यूज नहीं किया जा रहा था, उनको भी यूज कर सके हम, ठीक है। यानी कि कोई भी एरिया को हम वेस्टफुल ना रहने दें, बल्कि उसे हम यूजफुल बनाएं, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ द फार्मर विल इंक्रीज, जब हम उनको फार्मर्स को एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग्स देंगे, उनको एजुकेट करेंगे अबाउट द एग्रीकल्चरल फार्मिंग, सो वो क्या होंगे, दे विल बिकम द एफिशिएंट फार्मर, ठीक है। और इस तरह से फिर क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो भी इंक्रीज। डिपेंडेंसी अपॉन एनिमल पावर विल बी रिड्यूस्ड, हम एनिमल पावर पे जो भी डिपेंडेंट हैं वो रिड्यूस हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है, और अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी रिड्यूस्ड, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर 10 लेबर का काम एक मशीन कर रही है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ऑलरेडी कम हो रही है ना। तो इस तरह से जो है ये कुछ फेवर्स में आर्ग्यूमेंट्स हैं फार्म मैकेनाइजेशन के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके थ्रू जो है फार्म मैकेनाइजेशन के थ्रू जो है हम इन तमाम कॉस्ट को कम कर सकते हैं और हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं विद मिनिमम कॉस्ट, ठीक है ना। हियर इज सॉरी द अनदर थिंग विच इज एग्रीकल्चरल फाइनेंस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो बेटा फाइनेंस जिस तरह से तमाम बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसी तरह एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी फाइनेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंसिंग से मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 तरह की फाइनेंसिंग है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, मीडियम टर्म फाइनेंसिंग है और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, ठीक है। अब ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो है या मीडियम टर्म फाइनेंसिंग जो है या लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है, ये फार्मर्स पे डिपेंड करता है कि विच फार्मर्स वांट विच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इन द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टाइम पीरियड, ठीक है, और फॉर द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये आपको पहले से पता होता है, फार्मर्स को पता होता है कि विच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग ही रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ये जो फाइनेंसिंग है ये किस तरह की, और फाइनेंसिंग वैसे होती क्यों है और क्यों ज़रूरी होती हैं। वो इसीलिए होती है बेटा क्योंकि आपको जब लगता है कि कोई फार्मर, लेट सपोज वो पुअर नहीं है, वो एक स्टेबल है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो उसको भी अपने फार्मर वो कल्टिवेटेड एरिया को एक्सपेंड करने की, अपनी प्रोडक्टिविटी को एक्सपेंड करने के लिए कुछ फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो अप्रोच करता है बैंकिंग सेक्टर्स और किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ फॉर गेटिंग द लोन, ठीक है। सो हियर इज फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म क्रेडिट। द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेंज अप टू 1 ईयर, यानी शॉर्ट टर्म रेंज जो है वो है 1 ईयर की, यानी 1 ईयर तक का होता है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। 1 मंथ का भी हो सकता है, 2 मंथ का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, होल 1 ईयर का भी हो सकता है, बट एक्सीड नहीं कर सकता 1 ईयर से ज़्यादा, ठीक है। फार्मर्स नीड शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर मीटिंग दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, कि फार्मर्स को जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट की ज़रूरत होती है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए होती है, ठीक है। अब ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? वर्किंग कैपिटल बेटा रिक्वायरमेंट वो होते हैं जो डेली बेसिस के यूजेज जो होते हैं, जिनके लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, जिसमें आपके पास करंट अकाउंट आते हैं और करंट लाइबिलिटीज आती है, यानी वो लाइबिलिटीज जिनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है, जो कि 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाती है, या फिर वो एसेट्स जिनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है, वो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वर्किंग कैपिटल्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट जब होती है फार्मर्स को, तो वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट की तरफ अप्रोच करते हैं और वो उसको जो है वो डिमांड करते हैं, ठीक है। नाउ द मीडियम टर्म क्रेडिट, द मीडियम टर्म क्रेडिट एक्सटेंड फ्रॉम 1 to 5 ईयर, ठीक है। अब मीडियम टर्म क्रेडिट की बात आती है तो वो 1 साल से 5 साल के ड्यूरेशन में होता है। अब चाहे वो 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी, पूरे 5 साल का भी हो सकता है, 3.5 साल का भी हो सकता है, ठीक है। The farmers require medium term credit for purchase of cattle, purchase of implements, improvement in water course, ठीक है। जो फार्मर्स होते हैं वो ये वाला मीडियम टर्म जो हमारा क्रेडिट होता है वो क्यों रिक्वायर्ड होता है उन्हें, क्योंकि उन्हें कैटल्स या एनिमल्स कोई खरीदने या ऐसी कोई मशीनरी खरीदनी है जो कि
उनको यूज़ करनी है और उसके थ्रू जो है इरिगेशन सिस्टम उनको बेटर करना है। तो इस तरह की मशीनरीज़ जो है वो यूटिलाइज़ करने के लिए उनके पास पैसों की रिक्वायरमेंट जब होती है तो वो मीडियम टर्म क्रेडिट की तरफ अप्रोच करते हैं और वो उसे गेट करते हैं। द लोन इज़ ऑब्टेन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ मूवेबल और इमूवेबल वेल्थ ऑफ द फार्मर। अच्छा, ये जो लोन होता है ये इनको जो है जस्ट ऐसे ही वर्बली या किसी पर्सन की गारंटी पे नहीं मिलता, बल्कि इनको इसके लिए कुछ ना कुछ मॉर्गेज करना पड़ता है, चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो। फार्मर्स के पास वो चीज़ लाइक प्रॉपर्टी पेपर भी वो रख सकते हैं। इसके अलावा वो कोई और चीज़ ऐसी जो उनकी लोन के अमाउंट से ज़्यादा हो बड़ी, वो प्रॉपर्टी जो है अपनी जो है वो या गोल्ड हो, कुछ भी हो सकता है वो चीज़ जो है वो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास रखवाएंगे एज अ मॉर्गेज एंड देन दे विल गेट द मीडियम टर्म क्रेडिट फॉर द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड। ठीक है। Now, the long term credit, the duration of long term credit exceeds 5 years. ठीक है। अब जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट की बात आ रही है बेटा, तो नाम से ही पता चल रहा है कि 5 साल से ज्यादा के होते हैं। ठीक है। द फार्मर नीड्स लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर मेकिंग improvement of permanent nature in land, such as sinking of tubewell, reclamation of land and building, purchases of machinery or implements etc. ठीक है। जब फार्मर्स को किसी बड़े अमाउंट किसी बड़े प्लांटेशन या प्रोजेक्ट के लिए जो है अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, जो ह्यूज अमाउंट होती है, तो वो 5 साल से ज़्यादा के अरसे के लिए होती है बेटा। और वो जो है फार्मर्स को जब रिक्वायर्ड होती है तो वो उसके लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट को अप्रोच करते हैं। ठीक है। और इसके अगेंस्ट भी उनको जो है वो गारंटी एक्सेप्टेबल नहीं होती, उसके लिए भी उनको कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखवाना पड़ता है बेटा। और उस मॉर्गेज की वैल्यू जो होती है वो उनकी लोन के अमाउंट से ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है। तो फिर जाके वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको लोन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा उनकी रेपुटेशन वगैरह भी देखता है और उसके बाद इसके अलावा रीज़न भी देखता है कि वो उनको लोन क्यों रिक्वायर्ड है। तो वो जो रीज़न होता है, जस्ट लेट सपोज उनको कोई ऐसे बहुत बड़ी मशीन परचेज करनी है जिसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो वो उसके एग्रीमेंट उसका जो है इनवॉइसेस वगैरह सब उनको शो करेंगे, उसका ऑर्डर शो करेंगे, देन दे विल realize if they will realize that the requirement of credit is genuine, so then they will provide them the loan. ठीक है। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन की बात की जाए तो इन पाकिस्तान एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन रूरल एरियाज इंक्लूडिंग बोथ इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, but the growth of these sources has been limited by a number of factors, including high risk of default, inflexibility of schedule of loan repayment, limited information about credit, inadequate guaranteed system. ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए इंस्टीट्यूशन है, दोनों हैं, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हैं, लेकिन वो प्रोवाइड तो करते हैं लोन, लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट में करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ फार्मर्स को करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ इश्यूज हैं, उनको लगता है कि ये हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है, लोग अगर डिफॉल्ट कर दिया किसी ने इतनी बड़ी अमाउंट लेके तो क्या होगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्केड्यूल ऑफ लोन रीपेमेंट, होता ये है कि भाई लोन अमाउंट जब पे करना है, जो टाइम पीरियड है उसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, फार्मर्स जो है वो प्रॉपरली रिपेमेंट ना करें टाइम पीरियड में, तो फिर या लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन इतनी ना हो कि लोग जो है जाके जो है अप्रोच करें इंस्टीट्यूशन में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, कि उन्हें अमाउंट रिक्वायर्ड है। या इनएडिकेट गारंटीड सिस्टम जो है वो एफिशिएंट ना हो, इनएडिकेट हो। ठीक है। या वो मॉर्गेज जो रखवा रहे हैं वो प्रॉपर्टी जो है वो ठीक ना हो, सही है वो, या फिर जो है उसकी वर्थ इतनी ना हो, या वो इस ऐसी जगह पे ना हो कि उसको वो मीट कर सके लोन की अमाउंट को। तो ये तमाम डिफरेंट चीज़ें, इश्यूज होते हैं जो कि डिस्करेज करते हैं फाइनेंसिंग को, एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग को। और इसकी रिकमेंडेशन भी मैंने यहाँ पर लिखी है बेटा, यहाँ पर है द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग क्रेडिट शुड बी मेड सिंपल एंड फ्लेक्सिबल सो दैट द स्मॉल फार्मर्स में बी बेनिफिटेड। ठीक है। सबसे पहली तो हमारे पास रिकमेंडेशन ये है कि प्रोसीजर को इतना ईजी बना दो कि हमारे फार्मर्स जो है वो हेसिटेट ना हो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर अपने लिए क्रेडिट को अप्रोच करने के लिए। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है, क्योंकि हमारे फार्मर्स जो हैं वो इलिटरेट हैं बेटा, तो यहाँ पर मसला यही होता है कि वो हेसिटेट होते हैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करने में, अप्रोच करने में अपने रिक्वायर्ड अमाउंट को। और इसके अलावा
वो क्योंकि इलिटरेट होते हैं तो उनको ये भी स्केयर्ड होता है, वो स्केयर्ड होते हैं इस बारे में कि ऐसा ना हो कि कोई डिफ़ॉल्ट बैंक इनके साथ कर जाए या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनके साथ अगेंस्ट कोई डिफ़ॉल्ट कर दे, ठीक है? कोई फ्रॉड ना हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया शुड बी यूज्ड फॉर द फार्मर्स टू अवेयर अबाउट द एग्रीकल्चरल क्रेडिट। दूसरा सजेशन ये है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को जो है यूज़ करते हुए फार्मर्स को अवेयर किया जाए अबाउट एग्रीकल्चरल ऑफ क्रेडिट, ठीक है? उनको जो है नॉलेज होनी चाहिए कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट क्या होता है, वो उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्या वे होता है, प्रोसेस होता है ऑफ गेटिंग दैट पर्टिकुलर और उसकी क्या पेमेंट है, उसका क्या इंटरेस्ट है। तो ये तमाम चीज़ें उनको थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया अगर उनको उन तक इस बात की इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचा दी जाए, देन जो है वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी और इस तरह से लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट होंगे टू फॉर गेटिंग द लोन फॉर देयर agricultural purpose, ठीक है? Now, the another one severe issue about the tax imposition on agricultural income, क्योंकि agricultural income में जो है tax जो डिवाइड होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्करेज करता है प्रॉफिटेबिलिटी को ऑफ द फार्मर्स एज एग्रीकल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ टैक्सेशन इन एन अर्ली स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Higher agricultural productivity generates more taxes revenue and facilities spending on infrastructure. ठीक है, जैसे हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो मेन सोर्स है फॉर द टैक्सेशन और जनरेटिंग द रेवेन्यूज फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है? और उसी टैक्सेस को गेट करके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किया जाता है. By introducing government taxation and infrastructure expenditures, we show that under proper conditions, higher agricultural productivity creates a positive growth effect via the revenue generation that domains the negative growth effect through the comparative advantage. ठीक है, तो यहाँ पर ये भी है कि भाई हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट और पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो क्रिएट करती है. अगर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगी तो इनकमिंग भी उनकी ज़्यादा होगी, उस पर फिर उसी तरीके से जो है टैक्स भी डिवाइड होगा, ठीक है? और जब टैक्स डिवाइड होगा तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली रेवेन्यू मिलेगा इन द शेप ऑफ टैक्स, ठीक है? और इससे क्या होगा, मोर ओवर इंट्रोड्यूसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर्स में शिफ्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ओरिजिनल कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इनटू कंपैरेटिव, ठीक है? Thereby enabling a trapped economy to take off and eventually industrialize from the early stages of economic development in Pakistan, Japan, Taiwan, and Korea. We can quantitatively assess an obvious net positive effect of agricultural productivity upon labor allocation and economic growth. ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इम्पोज करना, चूंकि टैक्स जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम पे इम्पोज किया जाता है, तो जितनी ज़्यादा हमारी क्वांटिटी लेवल जो है इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली हमारा टैक्स जो होगा वो भी इंक्रीज होगा, जिसको यूज़ करते हुए गवर्नमेंट एज अ रेवेन्यू जो है हमारी कंट्री में जो है वो डेवलपमेंट जो है वो ला सकती है, वो इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकती है. और इसके अलावा जो है प्रोडक्टिविटी जब इंक्रीज होगी हमारी तो उससे क्या होगा, लेबर जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी रिड्यूस होगा, ठीक है? तो ये तमाम बातें हमारे पास इस तरह से हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा है बेटा, डिस्कस जो किया है वो हमारा ये है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो पाकिस्तान में है उसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है? सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा है कि भाई एग्रीकल्चरल सेक्टर्स जो है बिकम्स अ बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है? इट जनरेट्स 21% GDP फॉर आवर इकोनॉमी, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की बैकबोन अज्यूम किया जाता है. बट मैं एक और बात ऐड करूँगी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो अब कंपैरेटिवली एग्रीकल्चरल सेक्टर के ज़्यादा से ज़्यादा जो है GDP अर्न करके दे रहा है पाकिस्तान को, ठीक है? उसका एक रीज़न भी है, उसका रीज़न यही है बेटा कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो उस तरह से जो है इंट्रोड्यूस नहीं की गई है जिस तरह से इंट्रोड्यूस करनी चाहिए थी और एक्सेप्ट करनी चाहिए थी. और इसका मसला यही हुआ है बेटा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, हम ओल्ड मेथड्स को जो है फॉलो कर रहे हैं. दैट्स वाई आवर प्रोडक्टिविटी लेवल इज ऑल्सो नॉट इंक्रीजिंग एज वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ इट, ठीक है? इसके अलावा भी डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास. यहाँ पर हमने फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ा है
और इसके अलावा कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में पढ़ा है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव फार्मिंग से आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि आपके पास अगर किसी चीज़ की लैकिंग है तो अदर फार्मर्स के पास वो अगर चीज़ है, वो प्रोडक्ट है, तो यू शुड कोऑपरेट विद ईच अदर एंड बिकम अ पूल। और उसके बाद जो है अगर आप फार्मिंग स्टार्ट करोगे तो यू विल गेट अ बेटर बेनिफिट। और इसके अलावा जो है फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके अलावा हमने फाइनेंसिंग की बात की। हमारे यहाँ फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं फार्मिंग को जो क्रेडिट होती है हमारी क्रेडिट फैसिलिटी को अवेल करने के लिए। उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया कि एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो एजुकेट नहीं होते, इलिटरेट होते हैं, तो वो हेसिटेट होते हैं फॉर अप्रोचिंग टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा भी हमारे यहाँ इतने कॉम्प्लिकेटेड वे में क्रेडिट फैसिलिटी को जो है वो ऑफर किया जाता है कि वहाँ पर भी फार्मर्स आके जो है वो सोचने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये कोई फ्रॉड हो जाए कुछ, ठीक है। और इसके अलावा भी इतने ज़्यादा मसले क्रिएट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा स्टेप्स और रेगुलेशंस होती हैं कि उनको फॉलो करने के बजाय वो सोचते हैं कि ना ही लें, ठीक है। इसके अलावा हमने टैक्सेस की बात की, फाइनेंसिंग की बात की। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये तमाम चीज़ें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। You must go through your past papers as well for this particular topic, because from this topic or from this particular topic, in every year there will be a question of 20 marks, सही है। So that's why you must read it carefully or listen it carefully or make a notes of it, and you just study this particular topic as well, ठीक है। अच्छा, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन के साथ जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।